नमस्कार आप सभी को, वेलकम बैक। और जैसा कि हम एसएलडी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे जो 2 टॉपिक्स हैं इसके डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया, उसको हम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का जो हमारा थर्ड और सबसे कॉमन और सबसे मेन जो टॉपिक है वह है डिसलेक्सिया, जिसको हम पढ़ेंगे। और बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक डिसलेक्सिया। Dyslexia is a specific learning disability and a reading disorder characterized by difficulty in reading, spelling, and decoding. It is a neurological condition not related to low intelligence. Even gifted learners can have dyslexia. It is one of the most common learning disabilities, affecting nearly 15 to 20% of the population. The word dyslexia comes from dys, dys meaning difficulty or inability, and lexia meaning reading. Every person with dyslexia is different. पूरी दी गई डेफिनेशन और मीनिंग सीधा सीधा यह मतलब है कि डिसलेक्सिया एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें मेन बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है वह रीडिंग से लेकर होती है, रीडिंग डिसऑर्डर है। और इसमें स्पेलिंग के भी एरर्स और डिकोडिंग के भी एरर्स पाए जाते हैं, यानी कि बच्चा डिकोड नहीं कर पाता है लैंग्वेज को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, और अल्फ़ाबेट्स को उल्टे सीधे करके लिखना, जैसे बी को उल्टा करके लिखना, सी को डी बनाकर लिखना। ये भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और ज़रूरी नहीं है कि जिस भी बच्चे को डिसलेक्सिया है उसकी इंटेलिजेंस लो है। इवन गिफ्टेड लर्नर्स जो होते हैं, जिनकी हायर इंटेलिजेंस होती है या हायर आईक्यू लेवल हम कह सकते हैं, उनको भी डिसलेक्सिया हो सकता है। यह सबसे मोस्ट कॉमन लर्निंग डिसेबिलिटी है, अफेक्टिंग नियरली 15 टू 20% ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि 15 से 20% जो लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में, उनमें डिसलेक्सिया की जो प्रॉब्लम है वह पाई जाती है। द वर्ड डिसलेक्सिया कम्स फ्रॉम डिस यानी कि किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी यानी कि समस्या, और लेक्सिया का अर्थ होता है पढ़ना यानी कि रीडिंग। एवरी पर्सन विद डिसलेक्सिया इज डिफरेंट। प्रत्येक डिसलेक्सिया वाला व्यक्ति अलग होता है, सब में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पाए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन भी पर्सन को डिसलेक्सिया है वह सारे एक ही जैसे सिम्टम्स से जूझ रहे हों। अब हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पेलिंग जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है। मिरर राइटिंग यानी कि जैसे कि 3 को ऐसे लिखना, ये देखिए 3 को, इस जो वर्ड का जो फॉर्मेशन है इसको बिल्कुल उल्टा करके लिखेगा और बी को डी लिखेगा बच्चा, अक्षरों को उल्टा लिखना। पुअर स्पेलिंग, वोज को लिखेगा सो। अब इसमें देखो वोज पहले था और इसने वोज का जो डब्ल्यू है उसमें लास्ट में लगा दिया, और एस लास्ट में था, इसमें इसने पहले लगा दिया। तो ये जो कॉमन डिफरेंसेस है हमारे को देखने को मिलेंगे। इसके बाद है लैक ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, यानी कि बच्चा जो फोनोलॉजिकल अवेयरनेस यानी ध्वनि तंत्र, यानी कि जहाँ से हम हमारी साउंड रिड्यूस करते हैं हमारी बॉडी की एनर्जी के थ्रू, उसमें बच्चे को प्रॉब्लम होगी टू प्रोनाउंस वर्ड सेंटेंसेज, या उसको जो पढ़ेगा वो देखकर उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी। कन्फ्यूजन इन राइमिंग वर्ड्स जैसे काम धाम, अनक्लियर न्यूक्लियर, इसको मैं बहुत ही अच्छे से बोल पा रहा हूँ, लेकिन जिस भी बच्चे को डिसलेक्सिया होगा उसमें ये समस्या देखने को मिलेगी कि वो काम को धाम बोलेगा, अनक्लियर को न्यूक्लियर बोलेगा। अब मैं तो इन चारों सेंटेंसेस को अलग अलग बोल पा रहा हूँ, लेकिन बच्चा उल्टा सीधा बोल सकता है। स्लो एंड इनएक्यूरेट रीडिंग, धीरे और बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि सटीकता नहीं होगी पढ़ने में। डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि बच्चा जो सुनेगा उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, या फिर जो वो पढ़ रहा है और जो सुन रहा है उसमें काफ़ी डिफरेंस होगा कॉम्प्रीहेंशन में। मे हैव विजुअल प्रोसेसिंग डिफिकल्टीज, बच्चा अक्षर की बनावट को अच्छे से देख नहीं पाएगा, तो वह उसको अच्छे से बना भी नहीं पाएगा, उसका फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। मे हैव ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि सुनकर भी न समझ पाना। हम बच्चे को कुछ बता रहे हैं, वह उसको सुन रहा है, लेकिन वह सुनकर भी उसको अच्छे से अक्वायर नहीं कर पा रहा है, तो ये समस्या देखने को मिल सकती है। अबाउट 15% लर्नर्स विद डिसलेक्सिया ऑल्सो हैव ADHD एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि जिन भी पर्सन्स को डिसलेक्सिया होता है उनमें से 15% जो डिसलेक्सिक पर्सन होते हैं उनको ADHD के जो प्रॉब्लम है वह देखी गई है। ADHD की जो फुल फॉर्म है वह है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी बच्चे कोई किसी भी जगह पर अटेंशन एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब हम इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्गीकरण। पहला है डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया, जो कि प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड, जो कि यानी कि हमें प्रेजेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड से ही देखने को मिल जाता है, और लिंक्ड विद ब्रेन डेवलपमेंट, जो दिमाग का विकास है उसके साथ जुड़ा हुआ है। सिम्टम्स चेंज विद एज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंस है वह बढ़ेंगे। अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स है वह भी बढ़ेंगे। सेकेंड है एक्वायर्ड डिसलेक्सिया, ओकर्स ड्यू टू ब्रेन इंजरी, फीवर, स्ट्रोक और न्यूरोलॉजिकल इलनेस।
एंड मे लीड टू अलेक्सिया। यानी कि अक्वायर्ड डिसलेक्सिया वो है हो गया कि आपको बाय बर्थ नहीं है, लेकिन किसी भी ऐसी ब्रेन इंजरी या किसी भी सिर का बुखार होना या कोई स्ट्रोक होना या कोई भी न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो गई किसी स्पेसिफिक रीजन से या इलनेस हो गई, तो उसके कारण जो डिसलेक्सिया होता है उसको हम अक्वायर्ड डिसलेक्सिया कहते हैं। डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया तो हमें अर्ली चाइल्डहुड में ही इनेट देखने को मिल जाता है, लेकिन अक्वायर्ड डिसलेक्सिया बाहरी तौर पर हम कह सकते हैं। अलेक्सिया का यहाँ पर मीनिंग है अर्लियर रीडिंग एबिलिटी वॉज नॉर्मल बट डेट्रियोटेट्स लेटर। यानी कि शुरुआत में बच्चे की जो रीडिंग एबिलिटी है वह नॉर्मल थी, लेकिन जैसे जैसे वह डेवलपमेंट उस बच्चे ने करी और वैसे वैसे हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिले। डिफरेंस क्या है डिसलेक्सिया और अलेक्सिया में? डिसलेक्सिया है डिफिकल्टी फ्रॉम बिगिनिंग, यानी शुरुआती चरण से ही समस्या। अलेक्सिया है रीडिंग लॉस आफ्टर इंजरी, यानी कि किसी इंजरी के कारण रीडिंग लॉस हो जाना बच्चे का। अब हम इसके कोजेस के बारे में बात करेंगे और पढ़ेंगे। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे कि ब्रेन का फंक्शनिंग ठीक तरीके से न कर पाना। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट कह सकते हैं इसको। इन दोनों का इंटरेक्शन सबसे मेन है और यही एक सबसे बड़ा कोज है जो हर डिसेबिलिटी में देखने को मिलता है कि 99% यही दो रीज़न होते हैं जिनमें जो हमको कोज देखने को मिलता है किसी भी डिसेबिलिटी का, कि हेरिडिटी है यानी कि बच्चे को जेनेटिकली सिम्टम्स या कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, या एनवायरमेंटल फैक्टर बाहरी तौर से या कोई एक्सीडेंट हो जाने के कारण। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसलेक्सिया, फैमिली में किसी को डिसलेक्सिया रह चुका हो तो जेनेटिक फैक्टर सेम है। स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करना मदर का। स्ट्रेस, इन्फेक्शन और एक्सीडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, एक्सीडेंट और स्ट्रेस के कारण ब्रेन का इंजर्ड हो जाना और न्यूरोलॉजिकल इलनेस हो जाना। क्रोमोसोमल फैक्टर्स, जो पेयर्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स कहते हैं जिसको, और डिसलेक्सिया जो लिंक्ड होता है वो 6th क्रोमोसोम से होता है जिसको हम DC2 जीन कहते हैं। और ऑल्सो ये लिंक्ड होता है 15th क्रोमोसोम जिसको हम DYX1C1 जीन करेंगे। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार आ चुका है, तो आप मेनली इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए क्योंकि ये डिसलेक्सिया में पूछे जाने लगा आजकल काफ़ी। लैंग्वेज रिलेटेड फैक्टर्स, भाषा से जुड़े तथ्य हैं जिन भी बच्चों को डिसलेक्सिया होता है। डिसलेक्सिया वेराइज अक्रॉस लैंग्वेजेस, यानी कि लैंग्वेजेस में देखने को मिलता है। इंग्लिश इज़ हार्डर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्पेलिंग सिस्टम। इंग्लिश जो भी बच्चे को पढ़ने में समस्या आ रही है, क्योंकि इसका जो स्पेलिंग सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कठिन कह सकते हैं हम उन बच्चों के लिए। इसलिए हम शुरुआत उनकी मदर टंग से करते हैं ताकि हम नॉन टू अननोन चले, या जो चीज़ें उनको पहले पता है वहाँ से हम उनको वहाँ तक समझाएं या बताएं जो चीज़ें उनको नहीं पता है। हिंदी एंड पंजाबी आर कंपैरेटिवली ईजियर क्योंकि ये कॉमनली मदर टंग में देखी गई है। लोगोग्राफिक सिस्टम्स क्रिएट मोर कन्फ्यूजन, यानी कि जिन भी चीज़ों में लोगोग्राफिक होता है वह बच्चे में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अल्फ़ाबेटिक सिस्टम्स आर ईजियर, यानी कि बच्चे को जो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू बताया जाता है वो काफ़ी ईजी होता है उनके लिए। फोनोमिक अवेयरनेस इज़ हार्डेस्ट फॉर डिसलेक्सिक लर्नर्स, क्योंकि वह पहचान नहीं कर पा रहा है तो वह उच्चारण भी ठीक रूप से नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको रीडिंग भी प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए जो फोनोमिक अवेयरनेस है वह काफ़ी हार्डेस्ट होती है एक डिसलेक्सिक लर्नर के लिए कि उसको प्रोवाइड करवाई जाए। डायग्नोसिस और असेसमेंट हम इसका कैसे करेंगे? प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चे की। ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है और किस किस जगह प्रॉब्लम है। सीरीज ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो उसकी सीरीज क्रिएट करेंगे। डेवलपमेंटल एंड फैमिली हिस्ट्री को देखेंगे अच्छे से। यूज़ ऑफ ब्रेन इमेजिंग टूल्स, जैसे कि जो मेडिकल लाइन के हैं FMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें ब्रेन की जो हम कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को नोटिस किया जाता है। और एक पेट टेस्ट जो पोसिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होती है, ये भी एक मेडिकल लाइन का टेस्ट है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम पता लगा के इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट अर्ली ही ला सकते हैं। रीडिंग रेडिनेस एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी कि बच्चे को रीडिंग के थ्रू सिखाना, और फोनोलॉजिकल अवेयरनेस ट्रेनिंग के थ्रू उच्चारण की जो अवेयरनेस है उसकी वो दी जाए। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, बच्चे को हर समय मॉनिटर करना, नोटिस करना, जो उसकी समस्या है उनको नोट डाउन करना और अच्छे से समझना, फिर उस हिसाब से हमारा जो लेसन प्लानिंग है उसको क्रिएट करके बच्चे को एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कराना और स्टेप बाय स्टेप उसको वह सब चीज़ें सिखाना, जिससे जिससे उसकी धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है वो शॉर्ट हो सके और इसमें हम काफ़ी इंप्रूवमेंट अच्छे से ला सके। हमें बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग ही हमेशा जो एक्टिविटीज़ है वो प्रोवाइड करवानी है। और अगला है स्पोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि हम बच्चे को हमेशा एनकरेज करेंगे। हम कभी भी बच्चे को ऐसा डिमोरलाइज़ नहीं करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है या उसकी प्रॉब्लम के बारे में उसको बार-बार बताना। हम उसकी नीड्स पर अच्छे से फोकस करेंगे कि बच्चे को कहाँ, क्या और कितनी ज़रूरत है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डिसलेक्सिया कैन नॉट बी कंप्लीटली क्योर्ड, यह पूर्ण रूप से कभी भी ठीक नहीं होता है।
बट डिफिकल्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड। जहाँ जहाँ बच्चे को डिफिकल्टीज आ रही है उन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। लर्निंग डिफिकल्टीज में रिमेन थ्रू आउट लाइफ, यानी कि लर्निंग डिफिकल्टीज जो है बच्चे को वो लाइफ टाइम भी रह सकती हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट के थ्रू वह कुछ इंप्रूव कर सकता है कि वह जो अपने इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, और जो भी वो पढ़ रहा है, जो भी वो बच्चा सीख रहा है, उसके थ्रू वो बता सके इंप्रूवमेंट के थ्रू भी, जहाँ तक कुछ चेंजेस जो है हम बच्चे में ला सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड रेमेडियल टीचिंग हम बच्चे को देंगे, ये काफ़ी इंप्रूविंग रहेगी। मल्टी सेंसरी टीचिंग अप्रोच यहाँ पर हमारा बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। रेस्पॉन्स टू इंटरवेंशन ये मैं आपको कैलकुलिया में आई थिंक बता चुका हूँ, और ये डिस्ग्राफिया में भी मेन है। इसमें हम बच्चे की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। यूज़ ऑफ ओपन डिसलेक्सिक फ़ॉन्ट, यानी कि ये एक फ़ॉन्ट है डिसलेक्सिया बच्चों के लिए जो डेवलप्ड बाय एबलार्डो गोंजालेज। ये जो एक फेमस पर्सन है जिन्होंने डिसलेक्सिक पर्सनस के लिए ये फ़ॉन्ट क्रिएट किया है, जिसमें हम बच्चे को जो जहाँ जहाँ भी इसको प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग में, तो उस फ़ॉन्ट के थ्रू हम उसको हेल्प कर सकते हैं। रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर, यानी कि विशेष शिक्षक की क्या भूमिका रहेगी। जो भी डिसलेक्सिया पर्सनस बच्चे जो जूझ रहे हैं डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम से, तो वहाँ पर एक स्पेशल एजुकेटर की क्या भूमिका रहेगी। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ये सबसे मेन है और बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए क्योंकि इसी के थ्रू हम पता करेंगे कि बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, ये तो हर बच्चे की हम क्रिएट करेंगे चाहे वो बच्चा स्पेशल है या नहीं। अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो, यानी कि स्लो लर्नर मीन्स कि प्रॉब्लम सीवियरिटी नहीं, कि जहाँ भी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है हम उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे, उसकी हिस्ट्री को नोट करेंगे। आईपी के लिए मैं आपको अलग से क्लास प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें प्रॉपर आईपी का टॉपिक आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि हमें आईपी कैसे क्रिएट करनी है, उसमें क्या क्या नोट डाउन करना है, केस हिस्ट्री में क्या क्या लिखना है, और कैसे उस चीज़ को मेंटेन किया जाएगा, कैसे बच्चे को एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो वो मैं आपको RPWD के बाद, यानी कि जो हमारी 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से आईपी के ऊपर एक अलग से वीडियो के थ्रू पढ़ा दूँगा। इंटरेस्ट बेस्ड रीडिंग मटेरियल्स ये सबसे मेन है। जैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन मेन है, वैसे ही इंटरेस्ट बेस्ड रीडिंग मटेरियल्स मेन है, कि बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है, जहाँ बच्चे की रुचि है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो रीडिंग मटेरियल है बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि कुछ बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू लर्निंग करना बहुत अच्छा लगता है। पिक्चर्स के थ्रू बच्चों के ब्रेन में स्कीमा बनता है। जैसे कि आप घर के बारे में सोचिए, तो जैसे अब मैं आपको ये वर्ड बोलता हूँ कि घर, तो आपके ब्रेन में एक इमेज बनती है आपके घर की या किसी के भी घर की, वह एक्चुअल में स्कीमा है, उसको हम स्कीमा कहते हैं। उस स्कीमा के थ्रू बच्चे के अंदर कॉन्सेप्ट बनते हैं ब्रेन के अंदर, और जो हम उसका इंटरेस्ट है बच्चे, उसके अकॉर्डिंग जब हम बच्चे को रीडिंग मटेरियल देते हैं तो वह स्कीमास के थ्रू इजीली लर्न और इजीली एक्वायर करता है, और स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। क्वाइट रीडिंग स्पेस, एक्स्ट्रा टाइम, ये जो इंटरेस्ट बेस्ड रीडिंग मटेरियल्स हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही ऐसी जो है हेल्पफुल है काफ़ी बच्चे की इंप्रूवमेंट के लिए। लार्ज प्रिंट बुक्स विद वाइड स्पेसिंग, जो लार्ज प्रिंटेड बुक्स हों सॉरी, विद वाइड स्पेसिंग, काफ़ी खुले स्पेसिंग के साथ। अवॉइड रोट लर्निंग, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपको ये कभी भी दिखे तो हम ये चीज़ कभी भी बच्चे को नहीं करेंगे, ये हमेशा एक नेगेटिव चीज़ ही रहेगी, रोट लर्निंग, यानी कि बच्चे को रट्टा लगवाना। बच्चे को समझ कुछ भी नहीं आ रहा है और आप उसको बार बार एक ही चीज़ याद करने के लिए फोर्सफुली कह रहे हैं, और वो उसको बिना समझे बस याद कर रहा है। इससे बच्चा कभी भी क्रिएटिव नहीं बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बन पाएगा, वह उसके बारे में कभी सोच ही नहीं पाएगा, और खुद के थॉट्स कभी भी उसके बारे में बिल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये कभी भी बच्चे को नहीं करवाएंगे। प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, बिल्कुल, जहाँ भी बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग होगी वहाँ पर बच्चा क्रिएटिव होगा, थॉट्स उसके क्रिएट होंगे, वह सोच पाएगा, उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाएगा, और इंप्रूवमेंट काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगी अगर हम उसको मीनिंगफुल लर्निंग करवा रहे हैं तो। अलाउ कंप्यूटर, स्पेल चेकर, वर्ड प्रोसेसर, ये डिसलेक्सिया में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटेंट इन स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स में बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड कराना जिससे उसको इजीली लर्निंग हो। कंटिन्यूस मोटिवेशन एंड इमोशनल सपोर्ट, हम बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हमेशा इंकरेज करेंगे जिससे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। कंटिन्यूसली उसको मोटिवेशन देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, कभी भी बच्चे को इमोशनल वीक नहीं फील करने देना है हमने। वन लाइन हिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया की जो वन लाइन हिस्ट्री है ये हमें काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिलती है। 1881 में साइकोलॉजिस्ट ऑसवाल्ड बर्कहन फर्स्ट डिस्क्राइब डिसलेक्सिया, और इन्होंने 1883 में जो रुडोल्फ बर्लिन है, इन्होंने डिसलेक्सिया की जो टर्म है उसको कॉइन किया था। हिंदी में मैंने नीचे ट्रांसलेशन दिया है कि 1881 में मनोवैज्ञानिक ऑसवाल्ड बर्कहान ने डिसलेक्सिया का वर्णन किया, और 1883 में रुडोल्फ बर्लिन ने डिसलेक्सिया शब्द दिया। ये जो ईयर हैं दोनों 1881 और 1883, और दोनों साइकोलॉजिस्ट का नाम रिपीट होता है एग्जामिनेशंस में। आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट करके रखिए और इसको अच्छे से याद करिए। एक्स्ट्रा एग्जाम फैक्ट्स मैंने यहाँ पर 4 नोट किए।
डिसलेक्सिया इज नोटिस्ड फर्स्ट इन स्कूल ईयर्स, यानी कि जो बच्चे का शुरुआती स्कूल पीरियड होता है उसमें हमारे को बच्चे के जो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स है वह देखने को मिल जाते हैं। ब्रेन इज नॉट वीक, इट वर्क्स डिफरेंटली। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का ब्रेन कभी भी वीक नहीं होता है, बस वह नॉर्मल बच्चे से के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। ब्रेन शोज फंक्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। जिस भी बच्चे को डिसलेक्सिया है उसके जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेज है वो काफ़ी अलग होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काफ़ी अलग होंगे। फेमस पर्सन थे जो डिसलेक्सिया से जूझ रहे थे, उनका नाम है रिचार्ड ब्रैनसन। ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिसलेक्सिया, और ये थर्ड टॉपिक था हमारा एसएलडी का, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का। इसके बाद हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं, थैंक यू।